सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतेनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति प्रथमो द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 16 16वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 15 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। कुमारः श्रमणा दिभिः। ठीक है, ये हो गया था हमारा। चलिएगा, 2 सूत्र और इसमें अवशिष्ट हैं, आज की कक्षा में इन्हें पूरा करेंगे। चतुष्पादो गर्भिण्य। ठीक है, कहते हैं चतुष्पादवाचिनः सुबन्ता गर्भिणी शब्देन सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं चार पैरों को चार पैर वाले प्राणियों को कहने वाले सुबंत, इसमें गाय, बैल, बकरी, शेर, हिरण आदि ये सभी आएंगे। ऐसे सुबंत गर्भिणी शब्द के साथ में समास को प्राप्त होते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं गो गर्भिणी, अज गर्भिणी। सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य में कराई हैं। गौश्चासौ गर्भिणी च गो गर्भिणी। माने गर्भिणी माने जो ब्याने के लिए गाय है, माने गर्भ धारण हो गया है जिस गाय को। वास्तव में क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम से क्या है, ये विशेषण है, ये विशेष्य। तो उससे करते तो गो बाद में आता, गर्भिणी बाद पूर्व में चला जाता। परंतु प्रयोग इसका ऐसा दिखता है कि विशेषण बाद में प्रयोग होता है और विशेष्य पूर्व में होता है। तो इसलिए यहां पर कहा है ऐसे अजा गर्भिणी, अजा चासौ गर्भिणी च अजा गर्भिणी। अब यहां पर कहते हैं कि इसमें इसको सूत्र को पूरा खुला मत छोड़ो। सभी चतुष्मान चार पैर वालों को कहने के लिए सभी शब्द आ जाएं क्या? नहीं। कहते हैं चतुष्पाद जाति रीति वक्तव्यम। चतुष्पाद को कहने वाले जातिवाचक शब्द चाहिए। क्या है? जातिवाची, संज्ञावाची नहीं होने चाहिए। जैसे इहा मां भूत, माने ये कहना चाहिए, वार्तिककार कहते हैं इसलिए यहां नहीं होगा। कालाक्षी गर्भिणी। अब कालाक्षी गर्भिणी, कालाक्षी कोई जाति वाचक शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। कालाक्षी का जो अर्थ है वो यहां पर देते हैं कालाक्षी गर्भिणी। माने कालाक्षी ये क्या है, किसी विशेष पशु का नाम है। गो जाति में जैसे गौ शब्द तो जातिवाचक होगा गोवाद, पर कोई काली आंखों वाली गाय तो कालाक्षी कहेंगे, तो वो जातिवाचक शब्द नहीं है। कह तो रहा है किसी पशु को ही, चार पैर वाले के, परंतु जातिवाची ना होकर के वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो इसलिए यहां पर इसके साथ समास नहीं होता। ऐसे ही स्वस्तिमती गर्भिणी, गर्भिणी यहां पर भी स्वस्तिमती ये भी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं है। चतुष्पाद इति किम, तो ब्राह्मणी गर्भिणी।
अब यहां पर क्या है, ब्राह्मणी शब्द है, ये क्या है, जातिवाचक तो है, परंतु ये चार पैर वाला नहीं होता। ब्राह्मणी माने तो मनुष्य में ही होता है, दो पैर वाली होती है। इसलिए चतुष्पाद कहने से लाभ हो गया कि यहां पर समास नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये सूत्र में ध्यान रखना होगा विशेषण विशेषण बहुलम की प्रसंग में। अब है इसका अंतिम सूत्र, आ जाइए। मयूर व्यंसकादयश्च समुदाय एव निपात्यन्ते। माने इसमें शब्दों का समुदाय ही निपात्य किया गया है। जैसा किया गया वो माने जो शब्द जिसके साथ यहाँ पड़ा हुआ उसी के साथ समास में रहेगा। मयूर व्यंसकादयः शब्दास् तत्पुरुष संज्ञा भवन्ति। मयूर व्यंसकादि जो शब्द यहाँ पर दिए हैं, पढ़े तो हुए ही समास करके गण में, उनका तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है उनकी। तत्पुरुष संज्ञा, इसका अर्थ यहां पर मैं अभी बता देता हूं कि मयूर व्यंसकादि में तत्पुरुष संज्ञा होने से ये अर्थ आपको नहीं लेना है कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष के इनमें जो पढ़े हुए उनके उत्तर पद का अर्थ प्रदान होगा, नहीं। इसीलिए ये पढ़ा है। इसमें अनेक पद आपको ऐसे मिलेंगे अन्य पदार्थ वाले, माने जो पढ़े हुए समस्त पद हैं वो अन्य पदार्थ में होंगे, कहीं पर उत्तर पदार्थ में प्रधान में होंगे। ठीक है, बस कुछ को तत्पुरुष संज्ञा प्राप्त नहीं थी तो इस गण में पढ़ करके उनको तत्पुरुष संज्ञा प्राप्त करा दी। चकारो अवधारणार्थ परम मयूर व्यंसक इति समासांतरम न भवति। ये पहले भी बात आ चुकी है कि चकार यहां पर इसलिए पढ़ा है अवधारण के लिए, माने विशेष स्थिति का परिचय देने के लिए। क्या, परम मयूर व्यंसक इति समासांतरम न भवति। इस गण में जो पढ़े हुए शब्द हैं समास करके, अब इसका किसी दूसरे शब्द के साथ कोई भी समास नहीं होगा। इसलिए परम के साथ में इसका परम के साथ में मयूर व्यंसक का समास नहीं हो सकता, ये गलत है। इस चकार का लाभ मिल गया। महर्षि पाणिनि ने चकार पढ़ा है तो कभी सोच समझ के पढ़ा है। ठीक, आइएगा अब देखते हैं। मयूर व्यंसक छात्र व्यंसक। अभी अर्थ पर भी विचार करेंगे, जितने अर्थ मुझे मालूम हो जाएंगे इसके बता दूंगा। काम्बोज मुंड यवन मुंड छंदसि हस्ते गृह्यः पादे गृह्यः लांगले गृह्यः। ये क्या है, ये जो समस्त पद हैं ये ऐसे के ऐसे कहां पर भाषा में प्रयोग नहीं होते, छंद के उदाहरण है, छंद में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, लांगले गृह्यः गृह्य पुनर्दाय, ये भाषा में इनका प्रयोग नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। आइएगा चलिएगा, साथ साथ लेके चलते हैं, फिर बाद में लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी साथ साथ लेके चलते हैं। अब यहां पर देखिएगा, मयूर वंशक का अर्थ है धूर्त छात्र। क्या है, धूर्त छात्र। इसका जो विग्रह है वो करेंगे मयूरश्चासौ व्यंसकश्चेति मयूर व्यंसक। मोर के समान जो व्यंसक धूर्त होता है उसको मयूर व्यंसक कहते हैं। धूर्त छात्र का विशेषण है। अब क्या है, यहां पर व्यंसक शब्द क्या है, ये गुणवाची है, ध्यान रखेंगे।
व्यंजक धूर्तता को कहता है, ठीक है। तो ये क्या है, जब ऐसा हम विग्रह करते हैं मयूरश्चासौ व्यंजकश्च, तो गुणवाची होने के कारण से क्या है, विशेषण विशेषण बहुलम से पूर्व में आ रहा था, तो इस गण में पढ़ करके क्या कर दिया, पर में पर निपात कर दिया इसका, ठीक है। इसलिए दूसरी व्युत्पत्ति इसकी, ये तो एक प्रकार से मयूरश्चासौ व्यंजकश्चा मयूर व्यंजक। अब एक दूसरी व्युत्पत्ति इसकी दिखाते हैं कि मयूर इव व्यंजकः, क्या मयूर इव व्यंजकः, मयूर व्यंजकः माने मयूर के समान धूर्त। यहां पर मानी पहले समास कर रहे थे मयूरश्चासौ व्यंजकश्च, वो तो विशेषण विशेषण से प्राप्त हो रहा था पर निपात, तो उसका अपवाद माना। अब क्या है, जब इसका विग्रह ऐसा करेंगे कि मयूर एव व्यंजकः मयूर व्यंजक, तो यहां पर क्या है, उपमानानि सामान्य वचनैः, उपमानानि सामान्य वचनैः से समास प्राप्त होगा। तो उपमानानि सामान्य वचनैः से समास सिद्ध होने पर भी इस सूत्र में इसलिए कहा है, या टीका में देखेंगे आप कि यदि उपमानानि सामान्य वचनैः से समास हो जाता, तो स्वर प्रकरण में एक सूत्र है, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम उपमाना व्यय द्वितीया कृत्या, ये 6वें अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र है। उस सूत्र से क्या है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त हो रहा था, तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर नहीं हो, इसलिए क्या कर दिया, इस गण में पढ़ दिया, इसको इस गण में पढ़ दिया समास से अंत उदात्त करके। अब समास से अंत उदात्त करके ये पढ़ दिया यहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मयूर व्यंजक में इस गण में पढ़ने का ये लाभ है। मुख्य रूप से वास्तव में विशेषण विशेषण बहुलम से ही इसको पूर्व में प्राप्त था, तो पर निपात के लिए यहां पढ़ दिया है, समास से अपने आप स्वर लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से छात्र व्यंजक, वही अर्थ है इसका भी, ठीक है, धूर्त छात्र, ठीक है। इसी प्रकार से काम्बोज मुंडः, तो काम्बोज, काम्बोज के समान गंजा व्यक्ति, काम्बोज देश में हो सकता है कुछ ऐसा, मान लोग इस प्रकार के मान पैदा होते होंगे, उनके बाल कम होते होंगे गंजे टाइप के, तो काम्बोज मुंडा, काम्बोज के समान गंजा व्यक्ति। कैसे यवन मुंडा, यवन जो विदेशी थे उनके समान मुंडा गंजा। प्राचीन काल में तब भी निरंतर आक्रमण तो होते ही रहते थे, विदेशी आते थे, माने तो यवनों को कहा गया है, ठीक है। अच्छा ये हो गया हस्ते गृह्य पादे गृह्य, तो इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने किया है, इसका तो अर्थ किया नहीं है ऐसा, वही हाथ में लेकर के, पैर में लेकर के, लांगल माने गोदी में लेकर के, पुनर्दाय फिर द्वारा दे करके, इस प्रकार से ये अर्थ आएंगे, ठीक है। अब आगे कहते हैं एहीडादयोन्य पदार्थे, ये गणसूत्र इसमें पढ़ रहे हैं। ये कहते हैं कि एहीडा माने एहीडम, ये शब्द आदि है, ये कुछ दिए यहाँ पर, ये क्या है, ये अन्य पदार्थ वाले हैं। इनका जिन शब्दों का समास हो रहा है उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति होगी। तो क्या प्राप्त हो रहा था इसमें, वास्तव में इसमें कोई समास प्राप्त नहीं हो रहा था, अन्य पदार्थ की प्रतीति, बहुब्रीहि समास भी प्राप्त नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्रियापद का समास हो रहा है, क्रियापद का समास हो रहा है, क्रियापद का दूसरे के साथ में, क्योंकि बहुब्रीहि समास जो अनेक अन्य पदार्थ से प्राप्त होता है वो सुबंत का सुबंत के साथ प्राप्त होता है, परंतु इसमें क्या है,
एक क्रियापद है और एक शब्द सुबंत है, एक तिगंत है, एक क्रिया सुबंत है, तो किसी से प्राप्त ही नहीं था। परंतु फिर भी ये कह रहे हैं कि इनका अर्थ हमें उत्तर पद प्रदान नहीं लेना होगा, इसका अन्य पदार्थ है। जैसे एहीडम, एहियवम वर्तते, इसका अर्थ ये है एही ईडे यस्मिन कर्मणि तत्, माने एही यहां आओ, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं जिस कर्म में, उस कर्म को कहा है एहीडम। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एही ईडम शब्द का समास होकर के ईडे जो क्रियापद है उसको, ये क्रियापद है ईड का ईड धातु का ईड बना करके, तो पूरा करके यहां पर सब कुछ करके ऐसा एहीडम पढ़ दिया है। ठीक है, इसका यह अर्थ है। इसी प्रकार से एही यबम, एही यौमी यस्मिन कर्मणि तत्, आओ मिलाता हूं ऐसा जिस क्रिया में है वो एही यबम। यू धातु से वास्तव में यब का अर्थ है भाई, यू धातु को यब आदेश कर दिया, यौमी को, यौमी क्रियापद को यब आदेश करके यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आओ मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं जिस कर्म में, वो कर्म क्या है, एहीवम, एहीयवम, तो अन्य पदार्थ हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से एही वाणिजा क्रिया, तो एही वाण, एही वाणिजा इति यस्याम क्रियायाम सा एही वाणिजा क्रिया, अर्थात आओ व्यापारी जिस क्रिया में है वह, माने ऐसा व्यवहार होता है, भाई व्यापारी आ जाओ आ जाओ आ जाओ खरीदो, तो ऐसा जिस क्रिया में कहा जाता है, जिस काम के करने में, वो क्रिया क्या कहलाती है, एहि वाणिजा, अन्य पदार्थ हो गया। ठीक है, यहाँ आना अर्थ नहीं है, वो विशेष क्रिया है। ठीक है, और कहते हैं अपे ही वाणिजा, अपे ही वाणिजा माने दूर जाओ। इसी प्रकार से माने हे व्यापारी तुम दूर जाओ, ऐसा होता है जिस क्रिया में, वो क्रिया अपे ही वाणिजा। प्रेही वाणिजा, प्रेही वाणिजा में इसी प्रकार से माने अच्छी प्रकार से भाई आओ, व्यापारी जिस क्रिया में होता है वो प्रेही वाणिजा। एहि स्वागता, एहि स्वागतम, जिस क्रिया में ऐसा होता है भाई आओ आओ आपका स्वागत है, वो क्रिया क्या कहलाती है, एहि स्वागता। अपे ही स्वागता, भाई इसका ठीक है, आओ स्वागत है जैसा जिस क्रिया में हुआ। अपे ही का अर्थ है जिस क्रिया में, दूर जाओ स्वागत है, दूर जाओ भाई यहां से दूर जाओ। इस प्रकार से जो क्रिया होती है उसको अपे ही स्वागता। इसी प्रकार से प्रे ही स्वागता। अब विशेष तो ये जहां पर प्रयोग हो रहे होंगे वहां प्रसंग से ज्ञात होगा कि क्या एकदम सही अर्थ आ रहा है। ठीक है, एहि द्वितीया, अपे ही द्वितीया, इसका अर्थ दिया है एहि द्वितीया इति यस्याम क्रियायाम सा, माने आओ दूसरे हैं जिस क्रिया में वह, ऐसी क्रिया को एहि द्वितीया और अपे ही द्वितीया, जाओ दूसरे जिस क्रिया में है वो अपे ही द्वितीया हो गई। इह वितर्का, इह वितर्क का अर्थ दिया है इन्होंने कि इह वितर्क, इह वितर्क, वितर्कम वितर्क यस्याम क्रियायाम सा, जिसके माने यहां पर वितर्क होता है जिस क्रिया में, वो क्रिया यह वितर्का। प्रोह कटा, प्रोह कटा, प्रोह कटम यस्याम क्रियायाम सा प्रोह कटा क्रिया।
अब ये कुछ कट की कुछ क्रिया होती होगी, अब पता नहीं, यहाँ पर इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोह कटम यस्याम क्रियायाम सा, ऐसे ही प्रोक नहीं, अपोह कटा इसी प्रकार से प्रोह कर्दमा। ठीक है, ये एक बार मैं सिद्धांत कौमुदी में भी सहायता देखता हूं, उसमें कुछ दिया होगा शायद। इन्होंने तो सिद्धांत कौमुदीकार ने तो इतना दिया भी नहीं है, अधिक अधिक नहीं दिया है। ये जो गण में इतने शब्द दिए हैं, सिद्धांत कौमुदीकार ने तो बहुत कम शब्द दिए हैं। ठीक है, अधिक नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है इन्होंने? नहीं दिया, गण तो दिया है उन्होंने, गण मूल में नहीं दिया, व्याख्याकार ने दिया, परंतु उसका हिंदी अर्थ नहीं दिए, केवल शब्द ही दे दिए। मूलकार दीक्षित जी ने कुछ शब्दों को प्रकृत सूत्र के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, परंतु संपूर्ण गण के शब्द नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिएगा। अपोह कर्दमा, और फिर है आगे उद्धम विधमा। उद्धम विधमा का उद्धम विधमा का अर्थ दिया है श्वास छोड़ो और खींचो, इस तरह की क्रिया की जाती है जिस क्रिया में, जिस क्रिया में श्वास छोड़ो और अंदर लो, तो वो क्रिया क्या है? उद्धम विधमा, उत्तपच्च विपच्चा। ठीक है, तो इसका अर्थ दिया है इन्होंने नहीं दिया इसका। ठीक है, अच्छा, ये दिया है, बस इतना ही दिया है इन्होंने। उत्पच विपचा, माने अच्छा बुरा पकाया जाता है, पाक होता है जिस क्रिया में, वो उत्पच विपचा। ऐसे ही उत्पत निपाता, माने ऊंचा उठना नीचे गिरना होता है जिस क्रिया में, वो उत्पत निपता। उच्चावचम, ठीक है, ऊंचा नीचा होता है जिस क्रिया में, वो उच्चावचम। ये क्रिया नहीं, यहाँ तो कुछ होगा जो भी है जिस कर्म में। उच्च नीचम वही अर्थ है। अचितोपचितम, तो अच्छा, तो अचितम च उपचितम च अचिता अचितोपचितम, इसका भी अर्थ नहीं दिया है। ठीक है, अवचित पराचितम, ये भी यहाँ पर है, समस्त पद है, इसका भी अर्थ है निश्च प्रचम अकिंचन। ठीक है, निश्चितम च प्रचितम च निश्च प्रचम। ठीक है, ये दिया है बस अर्थ, बस अर्थ तो नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, अकिंचन माने जिसमें थोड़ा भी नहीं है वो अकिंचन हो जाएगा। स्नात्वा कालकः, स्नात्वा कालकः
तो न, इसका भी अर्थ दिया नहीं, ठीक है। स्नात्वा काला का पीत्वा स्थिर कहा, भुक्त्वा सुहिता, इनका कोई अर्थ नहीं दिया, ठीक है। प्रोष्य पापियान, उत्पत्त्य पाकला, अब इनका अर्थ दिया नहीं तो मुझे, मैं कहां से बताऊं, क्योंकि अभी तो शब्दकोशों में ढूंढना पड़ेगा, कठिन कार्य है। निपत्य रोहिणी, निश्चर्ण श्यामा, अपेहि प्रसवा, इह पंचमी, इह द्वितीया, ये शब्द हो गए आपके। आगे आगे कहते हैं जहि कर्मणा बहुलमाभीक्षे कर्तारम चाभिददाति। ये आगे बता रहे हैं, कुछ शब्द दे रहे हैं, ये समस्त पद होंगे कि जहि कर्मणा बहुलम आभीक्षे कर्तारम चाभिददाति, माने जहि, ये क्या है, लोट लकार का प्रयोग है, ठीक है। तो कहते हैं यह कर्मवाचक के साथ, माने ये जो जही पद है ये कर्मवाचक शब्द के साथ बहुलम आभीक्षणे, माने बार बार पुनः पुनः के अर्थ में बहुल करके कर्तारम चाविधाती, और कर्ता को कहने में ये समस्त यहां पर समुदाय निपातित है, ठीक है। बहुल करके समाज को प्राप्त होता है, पुनः पुनः अर्थ की प्रतीति हो, और कर्ता को कहता हो, जैसे जही जोड़ह। अब जही जोड़ह का अर्थ है कि माने छोड़ो, माने छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो करने वाला, छोड़ो इस कर्म के, कर्म से कर्म को छोड़ो, कर्म को छोड़ो। जही जोड़ह माने कर्म छोड़ो भाई, कर्म छोड़ो, कर्म करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से बार बार जो कहता है तो ये कर्ता को कहने के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसे ही उज्जहि जोड़ह, जहि स्तंभ, ठीक है, माने जहि स्तंभ माने जहि स्तंभम, जहि स्तंभम, स्तंभ को छोड़ो, जो कहता है, बार बार जो कहता है भाई स्तंभ को छोड़ो, स्तंभ को छोड़ो, ठीक है, तो वो उसको कहा जाएगा। और यहां पर ही हो गया। तो हिंदी में इन्होंने अर्थ, इन्होंने तो नहीं दिया है, एक मिनट, ये हुआ, और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है जही जोड़ा का बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो, इस बार इस प्रकार बार बार कहने वाला। अच्छा, जही जोड़ बार, बंधन तोड़ो, बंधन तोड़ो, ठीक है। जोड़म माने जही जोड़म, जही जोड़म या कथयति सा जही जोड़, कर्ता को कह रहा है, कर्ता माने इस बात को कहने वाला। इसी प्रकार से उज्जही है, ठीक है। जैसा झाड़ी को काटो, झाड़ी को काटो, स्तंभ, झाड़ी को काटो, झाड़ी को काटो, बार बार जो कहने वाला व्यक्ति है वो जही स्तंभ। ऐसे उज्जही स्तंभ, ठीक है, ये हो गया। ये तो चलो अर्थ मालूम पड़ गया इसका, सही है। अब कहते हैं आख्यात माख्यातेन क्रियासा तत्ते। अब कहते हैं कुछ शब्द यहां पर दे रहे हैं, उनका समास क्या है, क्रियापदों का क्रियापद के साथ, मतलब तिगंत का तिगंत के साथ समास है यहां पर। क्रिया सातत्य, क्रिया की सातत्य निरंतरता गम्यमान होने पर, ठीक है। देखिए अश्नीत पिबता, अब अश्नीत क्या है, लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है। पिबता ये भी है। अब यह समास करके इसी सूत्र से ये क्या है, अश्नीता पिबता यस्याम क्रियायाम, सा क्रिया अश्नीत पिबता क्रिया निरंतर। माने इसमें क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि जिस क्रिया में खाओ पियो, खाओ पियो लगातार इस प्रकार
से प्रतीति हो रही है, कहा जाता हो जिस क्रिया में, वो क्रिया अश्नीत पिबता। तो अश्नीत और पिबत का समास हो जाता है पहले इसी सूत्र से। फिर इसमें जो ये आ दिख रहा है, जो पिबता ह्रस्वकारांत होगा, मध्यम पुरुष लोट लकार के दोनों, ये टाप हो जाता है, जो कोई क्रिया का विशेषण है ना, ये क्रिया का, तो फिर अजात तष्टाप से टाप हो रहा है ये अश्नीत पिबता। यहां पर जो समास है वास्तव में अश्नीत पिबता, और ये टाप का आ जाता है, ये टाप इसलिए आया क्योंकि क्रिया को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आख्या तिगंत है, ये भी तिगंत है, मध्यम पुरुष लोट लोट के रूप में। ऐसी पचत भृजता, तो पचत भृजत ये भी लोट मध्यम पुरुष बहुवचन के, यहां पर भी माने ठीक है, पचत भृजता। तो पकाओ भूनो, पकाओ भूनो निरंतर होता है जिस क्रिया में, वो क्रिया पचत भृजता। खादता मोदता, खाओ प्रसन्न रहो, खाओ प्रसन्न रहो, ऐसा होता है जिस क्रिया में, वो खादत मोदता। खादत वमता, खाओ उल्टी करो, खाओ उल्टी करो, ऐसा होता है जिस क्रिया में निरंतर, वो खादत वमता। खादत चमता, ठीक है, खादता चमता, तो खादत और आचमत ऐसा है, ये मध्यम पुरुष लोट लकार के बहुवचन के हैं। तो खाओ और चूसो माने क्या, स्वाद लो, तो ऐसा होता है निरंतर जिस क्रिया में, वो खादता चमता। आहार निवाप, तो आहार और निवप ये होता है जिस क्रिया में, वो आहार निवप। ये मध्यम पुरुष एक वचन के हैं, आहार और निवप। ऐसे आवप निष्करा, ये मध्यम पुरुष एक वचन का आ रहा है, दोनों दोनों। ठीक है, उत्पच विपच, भिंदी लवण, छिंदी विचक्षण, पच लवण, पच प्रकूटा, ए दिए। ठीक है, तो जितने शब्दों का अर्थ मैं बता सकता था उतना मैंने बताने की कोशिश की है। सभी का अर्थ तो मुझे पता नहीं है, और मुझे पुस्तकों में जो मिल रहा है वो मैंने बता दिया है। आपको यदि तीव्र इच्छा है तो फिर आपको कोशों को देखना होगा। जो प्राचीन कोश हैं, सामान्य कोश में नहीं मिलेगा, अमर कोश आदि जो कोश है ना, हलादि कोश आदि है, उनमें मिलेगा, उनमें ढूंढना पड़ेगा आपको। हो सकता है एक एक शब्द के अर्थ को ढूंढने में आपको कई महीने भी लग जाएं, साल भी लग जाए, और फिर भी ना मिले। ये ऐसा ही है ना, क्योंकि कोशों में भी ये सभी शब्द विद्यमान तो नहीं है, साहित्य आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, परंतु ये कार्य यहाँ अभी पढ़ाते समय का नहीं है, ये अनुसंधान का कार्य है। ठीक है, तो जितना अभी मुझे पढ़ाने में आवश्यक था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आगे कहते हैं अविहित लक्षण तत्पुरुषो मयूर व्यंसकादिषु द्रष्टव्य। अब कहते हैं कि ऐसा है, समास प्रकरण में महर्षि पाणिनि के सूत्रों से समास विधान नहीं है, परंतु हमें समस्त पद कहीं दिखता है साहित्य में, तो उसको इसी मयूर व्यंसकादि गण में मानते। अविहित लक्षण माने जिस समस्त पद का हमें समस्त पद दिखता है परंतु उसका कोई सूत्र नहीं दिखता है, ऐसा अविहित लक्षण वाला समस्त पद तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास है उसी तत्पुरुष संज्ञाएं, ध्यान रखें, तत्पुरुष संज्ञाएं माने तत्पुरुष संज्ञा को लेकर के उसमें कार्य भी होते हैं, तो उसको मयूर व्यंसकादि गण में जानना चाहिए, द्रष्टव्य में देख लेना चाहिए, वह इसी गण में है। ये इसका तात्पर्य ये हुआ, ये कैसा गण है, ये आकृति। आकृति माने जिस शब्द का कोई सूत्र में नहीं मिलता है तो उसकी आकृति हम यहीं देख लेंगे। ये बड़ा शीशा है, इसमें बहुत सारे निकलते रहते हैं। ठीक है, चलिए। इति श्रीजयादित्य विरचितायां काशिकायां वृत्तौ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः।
ठीक है जी, ये समाप्त हो गया। अब अगली कक्षा में हमारा होगा द्वितीय पाद। दूसरा पाद आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे समास अब इसमें कम सूत्र हैं, परंतु इसमें कई प्रकार के समास आएंगे। अभी तत्पुरुष भी आएगा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष आएगा और भी सत्पुरुष आएंगे, बहुब्रीहि आएगा, द्वंद्व आएगा। तो ये पाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि ये सिद्धांत कौमुदी में ये बातें नहीं है जो यहाँ काशिका में दे रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने वाले लोग ऐसा विचार करते हैं कि हम तो व्याकरण के मास्टर बन गए, परंतु मास्टर कैसे बन जाएंगे? ये बातें वहां पर है ही नहीं। काशिका वाली बातें, महाभाष्य वाली बातें तो बहुत दूर है, काशिका वाली बातें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने से कोई भी व्याकरण का अच्छा ज्ञाता नहीं होता। उसको हम अच्छा नहीं मान सकते, सामान्य जानकारी तो हो सकती है, परंतु वास्तव में जो व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए वो पूरी पूरी क्या अधूरी भी नहीं रहती है, माने कुछ अंश में ज्ञात हो जाती है। ये सिद्धांत कौमुदी की निंदा नहीं कर रहा मैं, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में जितना है उतना ज्ञात होगा। ठीक है, जैसे काशिका में जितना होता है तो ज्ञात होगा। तो सिद्धांत कौमुदी में कोई सोच के ऐसा चले कि सब कुछ है, नहीं, बहुत कम है, ये मानिएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।